नमस्कार भाई सभी को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो है फोर्थ लेक्चर है हमारा, फोर्थ चैप्टर है हमारा एनसीईआरटी का। इसमें दो व्यक्ति है, दो बच्चे हैं, वो छोटे छोटे हैं और आसपास के जो टूटे फूटे घर उनको खंडर की तरह दिखाई देते हैं। और देखते हैं कि कुछ लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जिसको बच्चे डरावना घर कहते थे, भूतहा घर कहते थे। उस घर की वास्तुकला को देखकर कुछ लोग कहते हैं कि इसको हम मंत्री जी को पत्र लिखते हैं और इसकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो उन बच्चों को हैरानी होती है कि वो इसको बचाने की सोच क्यों रही है, क्योंकि ये भूतहा महल है, इसको बचाना नहीं चाहिए, भूतिया महल। तो होता क्या है, जो पुराने खंडर है हमेशा वो भद्दे दिखाई देते हैं, लेकिन उनके पीछे इतिहास अपने आप का जुड़ाव रखता है। बच्चों को इस बात का पता नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को इन बातों का पता होता है उसको इतिहास से विशेष लगाव होता है, उसको पता होता है इन चीज़ों का और वो इन्हें बचाने की सोचता है। ठीक वैसा ही इन लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। ये देखिए हड़प्पा की कहानी। होता क्या है, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछ रही थी, उस टाइम हमारे लॉर्ड कनिंघम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर होते थे। इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा पुरास्थल मतलब पुरास्थल एक ऐसा स्थान जहाँ से कुछ पुरानी चीज़ों के अवशेष मिले जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि एक तो खंडर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेगी, और उन्होंने उसको क्या है उखाड़ना शुरू कर दिया और हज़ारों ईंटें उखाड़ कर ले गए। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई और कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट कर दी, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं था इन बच्चों की तरह कि इतिहास कितना महत्व रखता है और वास्तव में ये खंडर नहीं बल्कि किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष है, क्योंकि तब तक इनको पता ही नहीं था, ना रेलवे लाइन वालों को जैसे बच्चों को नहीं पता। लेकिन 80 साल बाद, उसके 80 साल बाद, यानी कि लगभग अगर 150 साल पहले तो आज से 70 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, दोबारा पता किया। यह खंडर उपमहाद्वीप के जो सबसे पुराने शहर है, उपमहाद्वीप यानी कि मैंने उस दिन भी आपको पहले के लेक्चर में बताने की कोशिश की है। अगर हम ऐसे माने, इस साइड इंडिया होगा हमारा, ये इंडिया का हिस्सा हो गया, इस बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, और इस साइड बंगाल, भूटान, ये एक उपमहाद्वीप की तरह है। तो इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगर कौन से हैं आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता में जो पनपे थे। चूंकि इस नगर की सबसे पहले खोज हुई थी कौन से की, हड़प्पा की। और आर्कियोलॉजी में क्या होता है, पुरातत्वविद क्या समझते हैं, पुरातत्वविद में क्या पुरातत्व शास्त्र है जो उसमें क्या होता है, कोई भी जो शहर है अगर वो किसी सभ्यता से संबंधित है और सबसे पहले उसी की खोज हुई, तो उसी के नाम पर जो पुरानी सभ्यता थी उसका नाम रख दिया जाता है आधुनिक काल में। यानी कि मान लीजिए 5000 साल पहले कोई यहाँ शहर था ABCD, उसका हमें नाम नहीं पता, लेकिन आज इसका नाम मान लीजिए कुंजपुरा है, कुछ भी है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, कुंजपुरा सभ्यता। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला इस सभ्यता खोजा गया शहर वो हड़प्पा था। सभी पुरास्थलों से जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें फिर बाद में हड़प्पा सभ्यता की चीज़ें कहा गया, इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले। देखिए हड़प्पा सभ्यता के 3 फेज माने जाते हैं। जो 2700 BC से 1900 BC का काल है, ये परिपक्व हड़प्पा, परिपक्व यानी कि जब पूरी नगरीय अवस्था में हड़प्पा शहर था, या फिर हड़प्पा सभ्यता पूरी नगरीय अवस्था में थी। जैसे कि आज हमारे शहर है, ये तो बल्कि अनप्लान्ड है, उस टाइम प्लानिंग के तहत बसे शहर थे, वैसा था। उसके बाद में ये पूर्व उत्तरवर्ती काल होगा और ये पूर्ववर्ती ग्रामीण शहर थे, ग्रामीण अक्षेत्र थे। इन्हीं के बेस पर यहाँ कुछ कृषि का विकास हुआ, कुछ पैसे का लेन देन हुआ, उस टाइम पैसे तो नहीं थे, मतलब अनाज का लेन देन हुआ, व्यापार शुरू हुआ और फिर नगरों का विकास हुआ। लेकिन 1900 साल पूर्व, 1900 BC यानी कि 3900 साल पहले जब इन शहरों का विनाश होने लगा, तो धीरे धीरे दोबारा से ग्रामीण संस्कृतियाँ पनपी, उसको हम उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। तो जो ये हड़प्पा काल का 4700 साल पहले काल दिया है, ये हमारी नगरीय हड़प्पा सभ्यता है उसका दिया है, जिसको हम मेनली हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं।
अब देखते हैं पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन क्यों बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखा जाना चाहिए? अगर वो ऐतिहासिक महत्व की हैं, उनसे हमारा इतिहास जुड़ा है तो हमें ज़रूर रखना चाहिए। अन्यथा पुरानी इमारतें हमारे लिए खतरनाक भी कई बार क्या है सिद्ध हो सकती है अगर वो जर्जर अवस्था में हो। ये देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। जो नगर 4700 साल पहले बसे थे, ये देखिए इन नगरों में से कई को दो या उसमें से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर मान लीजिए यह हमारा नगर है तो इसको आमतौर पर ज़्यादातर नगर दो हिस्सों में बांटे गए हैं। ये देखिए पश्चिमी भाग जो हमारा ये वेस्टर्न भाग है, ये कैसा था, छोटा था। यानी कि ये छोटा भाग है और लेकिन कैसा है, ये ऐसे ऊंचाई पर बना है ये, ठीक है। यानी कि ऊंचाई इसका दिखाया गया है। और ये पूर्व वाला भाग जो ईस्ट वाला भाग है, ये क्या है, निचला है, लेकिन क्या है वास्तव में ये बड़ा है। इसकी कुछ ऐसी शेप और इसकी कुछ ऐसी शेप है। ये ऊंचाई पर है, ये वाला नीचे पे है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। दुर्ग यानी कि किला। जो ऊंचाई वाला भाग है, वेस्ट वाला भाग, पश्चिम वाला भाग, उसको हम नगर दुर्ग कहते हैं, जबकि निचले हिस्से को हम निचला नगर कहते हैं। और दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। जिस पक्की ईंटों की बात है या फिर चार दीवारी की बात है, या मान लीजिए हमारा शहर है, उसका ये पश्चिमी हिस्सा है, ये पूर्वी हिस्सा है, ये ऊंचाई पर है, ये निचाई पर है, ये निचला नगर है, ये नगर दुर्ग है। अगर इसको हम ऐसे बांट दें, इसके जो चारों ओर की चार दीवारी है ये पक्की ईंटों से बनाई जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक जो शहर हड़प्पा से बसा का ऐसे ही बसाओ। कुछ में ये हिस्से तीन हैं और कुछ में ये चार दीवारी नहीं है, कुछ में इसके केवल इसके चारों ओर चार दीवारी है। तो अक्षेत्रीय विभिन्नता मौजूद थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद उनकी दीवारें आज तक खड़ी है। जो इनमें जहाँ भी हमें इनकी ईंटें मिली है वो इतनी मजबूत ईंट थी कि आज तक जब 5000 साल उनको हो चुके हैं वो ईंटें ऐसी की ऐसी। जबकि हम कई बार घरों में देखते हैं, हम जो ईंट लगाते हैं वो मात्र 10 या 15 साल के बाद उनके एक लाल लाल सा पदार्थ बनना, या हम जो हरियाणवी भाषा में कहते हैं उसको खोरा बनना शुरू हो जाता है। ईंटें रेत का आकार लेने लगती हैं दोबारा से। और इनकी ईंटें कितनी मजबूत थी, इनकी वास्तुकला उस समय कितनी अपने उच्च स्तर पर रही होगी। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवारें मजबूत रहें। तो दीवार बनाने के उनके अलग तरीके थे अपने। यहाँ ये मैप है, इसमें कुछ साइट्स भी दी गई हैं हड़प्पा। ये देखिए ये मैप आपको बहुत काम आएंगे। आप पढ़ते रहते हो रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। लेकिन आप देखोगे, अगर आपने मैप में एक बार देख लिया ये हड़प्पा है और हड़प्पा के साथ पास से कौन सी नदी गई, रावी, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस साइड ये दृश्यवती नदी है, दृश्यवती के पास राखी गढ़ी है, सॉरी ये राखी गढ़ी इसके पास में ही है, इसकी घाटी में है। इस साइड कालीबंगा दृश्यवती नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे ही कुछ आपको अन्य नदियाँ भी मिलेंगी। और अगर हम बात करें झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, ये सारी की सारी नदी जो आज नॉर्मली हमें कंडीशन में दिखाई देती हैं। हमने हड़प्पा को देखा, वैसे ही अन्य शहर भी ऐसे ही हैं। कोई कहीं है, कोई कहीं है। एक सुतका को है जो हमारा समुद्र किनारे माना जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि शहर क्या था, एक बंदरगाह शहर था। बंदरगाह ऐसा शहर जहाँ पर जहाज आते जाते होंगे माल ढुलाई के लिए। आगे है कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। नगर दुर्ग यानी कि ऊंचाई वाला हिस्सा। तो उनमें कुछ खास इमारतें मिली हैं जिनको हम ऐसा कह सकते हैं कि खास विशेष इमारतें जिनका कुछ विशेष प्रयोग रहा होगा। जैसे खास तालाब बना है कहाँ, मोहनजोदड़ो में। पुरातत्वविदों ने इसका क्या नाम दिया, महान स्नानागार। स्नानागार यानी कि नहाने का स्थल। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई है। यानी कि उस समय आज से 5000 साल पहले लोग पानी के रिसाव के रोकने के मतलब कितने तरीके आजमाते थे। उनके पास कितनी बढ़िया बढ़िया तकनीक थी। इतना साइंस उन्नत नहीं था, उसके बावजूद भी अपना पानी का कितना महत्व वो समझते थे, कितनी समझदारी का परिचय वो देते थे। इस सब को उजागर करने की कोशिश यहाँ की गई है। ये देखिए
बनाने में किस चीज़ का प्रयोग होता था? तालाब को ईंट और प्लास्टर का, और रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर और चारकोल का। ये मान लीजिए आपको, ये हमारा तालाब है वो, ठीक है। इस साइड से सीढ़ियाँ हैं, इस साइड से हमारी सीढ़ियाँ हैं, और जो कोने होते हैं साइड से, इन्हीं से क्या होता है? रिसाव होता है। आपने क्या किया? ये प्लास्टर लगा दिया पहले, इसके ऊपर फिर ऐसे हम चारकोल की क्या परत चढ़ा देते हैं। इस सरोवर में दोनों तरफ से क्या है? सीढ़ियाँ, जो मैंने अभी आपको बना करके दिखाई है, सीढ़ियाँ बनाई गई थी, और इसके चारों ओर ऐसे बरामदे हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, और इन बरामदों में कमरे बनाए गए हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ आने वाले लोग इनमें रहते होंगे, और कोई पावन तालाब होगा, यहाँ पर नहाने की प्रथा होगी, जैसे कि हमारे यहाँ कई बार हम आजकल के माहौल में देख भी रहे हैं हमारे रीति रिवाजों के अनुसार। सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता, जो आसपास के ही एक ऐसा माना जाता कि ये मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे में से पानी आता था, कमरे में कुआं था, कुएं से पानी निकाल लिया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली भी कर दिया जाता था, ऐसा पुरातत्वविद अनुमान लगाते हैं। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते थे। विशिष्ट यानी कि जो उस समय जो मान्यता है, यही पुरोहित हो गए या कोई ऐसी संचालक शक्ति जो इसको पूरे कंट्रोल कर रही थी हड़प्पा सभ्यता को, वो लोग यहाँ विशेष स्थल पर, विशेष आयोजनों के समय, विशेष अवसरों के समय स्नान करते होंगे। और देखिए, अभी हमने क्या कहा? शहर कैसे होते थे? नगर दुर्ग और नगर निचला नगर के रूप में। कहीं निचला नगर और दोनों के बीच में ईंट मिली है, ईंटों के चार दीवारी मिली है, और कहीं कहीं पर शहरों में कुछ विशेष इमारतें मिली, जैसे मोहनजोदड़ो से महान सेनानगर। वैसे ही कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा जो कि हमारा एक राजस्थान का शहर है, लोथल जो कि हमारा गुजरात में स्थित है, हड़प्पा सभ्यता के दोनों शहर, यहाँ से हमें अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड जैसे कि यज्ञ होते हैं ना, मान लीजिए हमें यज्ञ करवाना है, मान लीजिए ये हो गया, आपने कई बार ये शेप देखी होगी, ऐसे कुछ होगा, उसके अंदर अग्नि जलाते हैं। तो यज्ञ जैसी, मतलब अग्निकुंड जैसी हमें चीज़ें मिली हैं। साथ ही कुछ बड़े बड़े भंडार गृह जैसी चीज़ें मिली, जहाँ संभवतः अनाज रखा जाता होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई है। ये देखिए, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा था, मान स्नानागार, ये यहाँ से पानी रिसता होगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने क्या किया? यहाँ पर पहले प्लास्टर से उसकी बनावट तैयार की, उसके बाद यहाँ चारकोल की परत चढ़ाई है। ये देखिए सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही होगी, इस साइड से ये रही सीढ़ियाँ, और ये रहा, और इस साइड देखिए, अगर ध्यान से आपको थोड़ा सा तस्वीर में दिखाई दे रहा हो, ये पिलर ये रहे, और इन पिलरों का बीच में ये गैप, किससे? तालाब से। ऐसा माना जाता है कि ये बरामदा होगा, और ये पिलर संभवतः उन छतों को सहारा देते होंगे जहाँ कमरे बने थे। ये देखिए, ये एक राही होगी, इसके बाद में अगर अंदर की साइड बरामदा है तो पीछे कमरे थे, ऐसी कुछ आपको शेप दिखाई दे रही होगी। भवन, नाले और सड़कें, देखिए इन नगरों को आमतौर पर एक या दो मंजिले देखा गया है नॉर्मली, यानी कि जो नगरों के घर है, मैंने जो पीछे आपको नगर दिखाया अभी, जिसका हमने नाम लिया, चाहे लोथल है चाहे हड़प्पा है, इसमें एक या दो मंजिले मकान होते होंगे, क्योंकि कुछ घरों में ऐसा दिखा है कि सीढ़ियों का ट्रेंड, ये सीढ़ियाँ हमें कहीं नहीं लेके जाती, बट 5000 साल पुरानी छतों के सहारे पहुंचा देती हैं। 5000 साल पहले की जो छतें थी, उनके किनारों पर हम खड़ा होकर अपने इतिहास को देख सकते हैं। वैसा महसूस हमें ये करवाती हैं, क्योंकि ऊपर की छत लगभग मकानों की गिर चुकी है। और अगर ऐसा है कि सीढ़ियाँ थी, तो ये अनुमान आज के घरों को देखकर लगाया जाता है कि वहाँ पर दूसरी मंजिल भी बनाई जाती होगी। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर, मान लीजिए आंगन है, इसके चारों ओर हम कमरे बनाएंगे। वैसा अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था, कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले मिले हैं, यानी कि अगर उनके नाले मिले हैं, जहाँ हमें नालियाँ मिली हैं, पानी की व्यवस्था, ये एक शेप में बनाई गई हैं,
दूसरा, ये ढलान वाली होती हैं ताकि पानी आसानी से जाता रहे। और ये नालियाँ आगे जाकर जो मेन नाली है शहर की उसके अंदर मिलती थी। इनकी विशेषताएं है ये। इन्होंने कैसे अपने नगरों को इतने पुराने नगर है 5,000 साल पुराने, तो आज भी हमारे यहाँ निकासी की समस्या रहती है लगभग। लेकिन उन लोगों ने कैसे मैनेज कर रखा था, इन चीज़ों को हमारे इतिहास में हमें गर्व करने को महसूस कराते कि हम गर्व करें इन चीज़ों पर कि 5,000 साल पुराने हमारे पूर्वज कैसे थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था और हर नाली में हल्की ढलान होती ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। ये भी देखिए, नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह पर मेन होल बनाया जाता है जिनके जरिए देखभाल और सफाई की जा सके। इतना ही नहीं, जैसे हम सीवर प्रणाली में आज करते हैं, यहाँ मेन होल, यहाँ मेन होल, यहाँ मेन होल देखते हैं ना, या देखते भी होंगे, तो वैसे ही क्यों दिया जाता है, ताकि इनके अंदर उतर के आज लोग सफाई करते हैं या फिर कोई अन्य इक्विपमेंट से जिसके ऊपर मैनुअल स्कैवेंजिंग पे तो बार बार मतलब जब लोग अंदर उतरते जहरीली गैस से डेथ हो जाती है, इस कारण कुछ मशीनीकरण किया जा रहा है इस चीज़ का। तो उस समय भी लोग इतने जागरूक थे कि वो मेन होल रखते थे ताकि सफाई की जा सके। वो मेन होल रखते थे। आगे है, ऐसा लगता है कि घर, नाले, सड़कें, इनका जो निर्माण था वो एक प्लानिंग यानी कि योजना करके बना जाता था। यानी कि मान लीजिए खाली जगह है कोई, यहाँ पर हमें कुछ बनाना है, तो हम पहले तय करें कि यहाँ मकान बनेगा, यहाँ मकान बनेगा, यहाँ से मेन गली जाएगी और इनके सहारे से निकलेगी नालियाँ निकलेंगी और ये नालियाँ मेन नाली में मिलेंगी। ये नालियाँ आगे जो शहर के बड़े नाले हैं उनमें मिलेंगी और इनमें मेन होल होंगे, ये कुछ ढलानदार होंगे। ऐसी प्लानिंग पहले की जाती थी। उसके बाद सड़कें, सबसे पहले सड़कें, फिर नाले और फिर घर तैयार किए जाते थे। अगर ऐसी प्रणाली आज भी लागू की जाए तो हर जगह की समस्या लगभग 80 से 90% तक सोल्व की जा सकती है, जो पानी से संबंधित है, निकासी से संबंधित है। और यही चीज़ है जो हमें हड़प्पा सभ्यता से सीखने को मिलती है। ये यहाँ पर वर्णित घरों, पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम अंतर दिखाई देता होगा। देखिए, पिछले अध्याय में हमने जो वर्णित घर देखे थे वो थे झुग्गी, झोंपड़ी, बसावट की शुरुआत, ईंटें कच्ची थी, अगर थी भी तो बहुत कच्ची थी। यहाँ पर ईंटें हमें पक्की दिखाई देती हैं और घरों की बनावट यहाँ कुछ आज के जैसी है, लेकिन उस समय जो इनसे पहले के मकान थे वो कच्चे घर थे, कच्ची ईंटों से बने थे और घास फूस के बने होते थे, कुछ ऐसा उनके मकान बने होते थे क्योंकि बसावट की शुरुआत थी वो। और यहाँ नगर है, ये नगर का मतलब होता है शहरी कल्चर जो आपको दिखाई देती है, वैसी गुण इनमें मिलते हैं, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था। नगरीय जीवन, हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ये देखिए होगी, इसका मतलब अनुमान लगाते हैं इतिहास का। स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमने वहाँ के लोगों को देखा ही नहीं। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे होंगे। ये देखिए, योजना बनती थी, जैसा कि बताया कि कोई शहर इतना प्लान्ड वे में बसाएगा, इसका मतलब योजनाएं पहले ही बनाई जाती होगी। और योजना बनाने वाले होंगे लोग, वो गाँव में रहेंगे नहीं, जो कि आमतौर पर आज भी हम देखते हैं हमारी गवर्नमेंट जो योजनाएं बनाती है लेके आती है, सरकार है, तो वैसे ही वो लोग भी होंगे। और वो कहाँ रहते होंगे, जैसे हमारी सरकार आज दिल्ली में रहती है तो वो लोग भी अपनी हड़प्पा या मोहनजोदड़ो जैसी राजधानी शहरों में रहते होंगे, अनुमान है ऐसा, क्योंकि यहाँ पे होंगे। ठीक है, यहाँ संभवतः यहाँ के वो क्या होंगे, शासक होंगे। लेकिन अगर हम कहें कि प्रॉपर शासक होंगे, हमें पता ऐसा नहीं है, तो हमारा अनुमान है ये। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को दूर दूर से भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। इसका मतलब ये व्यापार है, जो आपका ट्रेड है, उसको प्रमोट करते थे कि आप जाइए वहाँ से धातु ले गए, आप जाइए वहाँ से कोई कीमती पत्थर है वो लेके आइए, या हमारी ये चीज़ ख़त्म हो गई है वहाँ से वो लेके आइए। ठीक है, शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, अपने पास रखते होंगे। देखिए,
शासक जैसे लोग हैं, ये ऐसा माना जाता है कि सोना, चांदी, कीमती पत्थर, इन सब का प्रयोग करते थे और अपने पास रखते होंगे। और इन नगरों में लिपिक भी होते थे। लिपिक कौन? जो आजकल क्लर्क का काम करते हैं, उनको लिपिक का काम करते होंगे वो। और ज़्यादातर ये भी कौन से लोग हैं जो लगभग शासन व्यवस्था से जुड़े होते हैं, ये भी शहरों में रहते हैं, तो अनुमान है कि वो भी शहरों में रहते होंगे। तो आज के समाज से पहले के समाज की तुलना करके हम ऐसा अनुमान लगाते हैं। लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते थे ही, शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई, लेकिन मोहरें हमारे पास है तो हमारा अनुमान है कि लिपिक मोहरों पर लिखते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। शिल्पकार कौन होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के शिल्पकार, या मनके बनाना, बर्तन बनाना, और आभूषण बनाना, औजार उपकरण बनाना, ये सब जो चीज़ें हैं शिल्पकार करते हैं। तो शिल्पकार स्त्री पुरुष रहते होंगे जो अपने घरों में या किसी उद्योग स्थल पर, मैंने पहले आपको बताया था उद्योग स्थल कौन सा है, पिछली अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। 15-15, 20-20 मिनट की, आधा घंटे की वीडियो है, वो कुछ ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अगर आप 1.5 की स्पीड में देखेंगे आप जल्दी से देख लेंगे। उद्योग स्थल वगैरह की डेफिनेशन जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, मैंने वो आपको करवा रखी है। एक बार और बता देता हूँ मैं। उद्योग स्थल का मतलब क्या है? ऐसा स्थान जहाँ पर कुछ औद्योगिक कार्य या कुछ निर्माण कार्य किया जाता होगा। और इसका अनुमान हमें कैसे लगता है कि ये मान लीजिए कोई क्षेत्र है, ये उद्योग स्थल है और ये नहीं है। यहाँ पर हमें ऐसी चीज़ें ही नहीं मिलेंगी जो उद्योग से संबंधित है। जैसे मान लीजिए मनके बनाने का कार्य है, तो हाँ यहाँ हमें पूरे मनके ही मिलेंगे, जो साबुत कह लीजिए, यानी कि पूरा जो टूटा हुआ नहीं है, हमें टूटे फूटे मनके ही मिलेंगे, या अनशेप्ड मनके ही मिलेंगे, या वो कच्ची सामग्री मिलेगी जिससे हमें मनके बनाने में मदद मिलती है, जिससे हमारे मनके बनते हैं। लेकिन यहाँ ऐसी कुछ चीज़ें मिले नहीं कि दोनों भले आसपास मान लीजिए हम, यह इसको हम उद्योग स्थल कहेंगे और इसको नहीं, क्योंकि इसके हमारे पास कुछ प्रमाण और इसके प्रमाण नहीं है। तरह तरह की, फिर भी देखिए मैंने समझा दिया है, तो आप एक बार पीछे की वीडियो जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो है नहीं। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। अभी मैंने बताया यात्राएं क्यों करते थे, व्यापारी हो सकते हैं, या फिर कई बार हमने पीछे पढ़ा था उपदेश देने के लिए भी जाते हो आसपास लोग, या फिर स्नान करने के लिए, जैसे मोहनजोदड़ो में कुछ बड़ा वो आपने दिखाई दिया था, अभी मैंने आपको दिखाया था स्नानागार। तो आसपास के जो शहरों के लोग वहाँ आते हो, जो शासक लोग हैं, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने खिलौने भी हमें मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। ये देखिए, ये है हमारे मिट्टी के खिलौने, बैल जैसी आकृति। इससे अनुमान दो लगते हैं, या तो इनसे बच्चे खेलते होंगे, अच्छी बात है। दूसरा, जिन चीज़ों को व्यक्ति देखता है उन्हीं की तो चित्र या उन्हीं की प्रतिकृतियाँ, उन्हीं की मूर्तियाँ बनाता है। इसका मतलब वो बैल से, वृषभ से, घोड़ों, सॉरी, मतलब जो भी जानवर आपको दिखाई दे रहे वैसे जानवरों से वो परिचित थे, तो हमें उनके जानवर पालने का भी अनुमान लग जाता है। इसके बाद है हमारे पास, ओके दोस्तों, आज थोड़ा सा मेरे गला ख़राब है और मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, तो इसलिए मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको जितना मैंने करवाया है आपको समझ आएगा और आपने पिछले वीडियो कवर किए होंगे। और आज हम यहीं रोकते हैं। धन्यवाद।